गुड मॉर्निंग दोस्तों। द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं प्रदीप कुमार मौर्य आप सभी का पुनः द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षा को पढ़ रहे थे और इसमें सबसे पहला जो प्रमुख बिंदु रहा वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। और इस वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में हम लोग ने देखा कल शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था, अर्थात कहा जाए कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या पढ़ाया जाता था, क्या क्या पढ़ाया जाता था, या यूँ कहा जाए कि वैदिक कालीन शिक्षा का विषय क्या रहा। तो याद रखिएगा, अगर हम विषय की बात करें तो इसे हम 4 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? 4 भागों में बांट देते हैं। वेद, वेदांग, वेद वेदांग, शिल्प और कला। और क्या है? कला। इसे पूरे वैदिक कालीन शिक्षा का जो विषय रहा उसे 4 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। वेद, वेदांग, शिल्प और कला। अब यहां से एक बेसिक प्रश्न पूछा जाता है इनकी संख्या के बारे में। वेदों की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या कितनी है, शिल्प की संख्या कितनी है और कलाओं की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्याओं को भी ध्यान रखना होगा। अब आप इसे ध्यान दीजिएगा कि वेद की संख्या 4 से आगे अगर हम 2 बढ़ेंगे तो वेदांगों की संख्या कितनी होगी? 6। और फिर 2 इसमें और प्लस करें, आगे 1 लगा के 2 प्लस करें, अर्थात शिल्प की संख्या 18। और 8 के आगे अगर देखेंगे तो 6, 4 कितना होता है? 10। और इस तरह से अगर हम देखें तो कलाओं की संख्या याद करने में जो शॉर्ट की अपनाया गया है वो क्या है? इस प्रकार है। वेद, वेदांग, शिल्प और कला, इनमें अगर संख्या देखी जाए तो वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6 और शिल्प की संख्या कितनी है? 18। कलाओं की संख्या कितनी है? 64 कलाएं हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें वेद में 4 प्रकार के वेद हैं। सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और कौन सा वेद? अथर्ववेद। ये प्रमुख 4 प्रकार के क्या है? हमारे वेद हैं। याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, वेद त्रयी कहते किसे हैं या किन वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि वेद त्रयी किसे कहा गया? ऋग्वेद को कहा जाता है, सामवेद को और यजुर्वेद को। अर्थात कहा जाए इन तीनों ये जो 3 प्रकार के जो वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को कहा जाता है क्या? वेद त्रयी। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। और जो हमारा अथर्ववेद है, याद रखिएगा यह सबसे नवीनतम वेद है। यह सबसे नवीनतम वेद है। प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ में पूछा गया है 2015 के टेट में कि सबसे नवीनतम वेद किसे माना जाता है? तो सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद को माना जाता है। और सबसे प्राचीनतम वेद के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम वेद किसे माना गया, तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को माना जाता है। दूसरी बात, ऋग्वेद में, सामवेद में और यजुर्वेद में, अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद में मंत्रों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है?
मंत्रों का वर्णन मिलता है, जबकि सामवेद में क्या मिलता है, गायन का वर्णन मिलता है। अर्थात जो भी मंत्र यहाँ ऋग्वेद में दिए गए हैं उन मंत्रों को गायन शैली में ढालने वाला जो वेद माना गया उसे सामवेद माना गया। और इसी तरह से एक और प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय संगीत का या भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक वेद किसे माना गया है? तो भारतीय जो संगीत का जो जनक वेद माना जाता है उसे सामवेद को माना जाता है। दूसरा जो अगला हमारा वेद है यजुर्वेद, इस यजुर्वेद में याज्ञिक कर्म कांडों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? तो याद रखिएगा, याज्ञिक कर्म कांडों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? तो याज्ञिक कर्म कांडों का वर्णन मिलता है। और अगर अथर्ववेद की बात करें कि अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, जितने भी आज जादू टोना ज्योतिष शास्त्र, किसी को अपने वश में कर लेना, इस प्रकार की जो विद्याओं का प्रचलन माना जाता है वह प्रचलन वेद माना गया है, उसका जनक वेद माना जाता है अथर्ववेद को। किसे माना गया? प्रश्न पूछा जाता है। इतिहास के जो भी छात्र हैं या जो सामाजिक विषय से टीजीटी, हिस्ट्री से जो पीजीटी देने वाले छात्र हैं या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके लिए ये जो सेगमेंट चल रहा है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद को माना गया जादू टोना ज्योतिष का वेद, ज्योतिष शास्त्र का वेद माना जाता है। किसे माना गया? तो याद रखिएगा, इसे अथर्ववेद को माना जाता है। ये प्रमुख 4 प्रकार के वेदों की बात हो गई। अब बात करते हैं हम हमारे वेदांगों की संख्या। वेद के बारे में कहा जाता है कि पूरी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्थाओं के बारे में कहा जाता है कि इस समय की भाषा कैसी थी। तो याद रखिएगा कि इस समय की जो भाषा थी वो भाषा क्या थी? संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा में सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी, चाहे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे सब कुछ किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत वेद। क्योंकि संस्कृत भाषा को माना गया है देव जननी भाषा, अर्थात देवताओं की भाषा मानी गई है। और ऐसी स्थिति में अब ये भाषा क्या थी? सामान्य जनमानस भाषा से परे थी, उनको समझ में नहीं आता था। इसीलिए वेदों को सरलीकृत करने के लिए वेदांगों की रचना की गई। किसकी रचना की गई? वेदांगों की रचना की गई। और वेदांगों की संख्या को 6 बताया गया। कितना बताया गया? 6 बताया गया। इसमें देखिएगा, शिक्षा कल्प, निरुक्त, शिक्षा कल्प निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ठीक, शिक्षा कल्प निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये 6 प्रकार के क्या थे? हमारे वेदांग थे। वेदों को बेहतर तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि शिक्षा को क्या कहा जाता है, या पूरे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा शब्द को किस रूप में परिभाषित किया गया? तो याद रखिएगा, इसे नसिका कहा गया। क्या कहा गया है? नसिका कहा गया। कल्प के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ वैदिक कालीन शिक्षा में, उसे कहा गया है क्या? उसे कहा जाता है हाथ कहा गया। और निरुक्त के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया, उसके लिए कान का। छंद के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया, पैर। और व्याकरण के लिए मुख शब्द का प्रयोग किया गया। और ज्योतिष के लिए नेत्र का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? नेत्र का प्रयोग किया गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बेसिक पूछा जाता है। यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न बेसिक पूछा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में कल्प के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया था? तो कल्प के लिए
हाथ का प्रयोग किया गया था, निरुक्त के लिए कान का प्रयोग किया गया था, छंद के लिए पैर का प्रयोग किया गया था और व्याकरण के लिए मुख का प्रयोग किया गया था, ज्योतिष के लिए नेत्र का और शिक्षा के लिए नासिका का प्रयोग किया गया था। ये प्रमुख है, इसे आप लोग अत्यंत महत्वपूर्ण, ये विभिन्न परीक्षाओं में वेदांगों की संख्याओं के बारे में पूछे जाते हैं, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दूसरी प्रमुख बातें क्या है, देखिए दूसरी प्रमुख बातें, शिक्षा को नासिका क्यों कहा जाता है, शिक्षा को नासिका क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा शिक्षा अर्थात इस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वह कैसी थी, वैदिक काल की थी, अर्थात जो वैदिक कालीन साहित्य थे, वैदिक कालीन साहित्य, यह आपको पता होगा क्या है, पता क्या है, मंत्र, अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्थाओं में वैदिक कालीन मंत्रों के उच्चारण से संबंधित, मंत्रों के उच्चारण से संबंधित। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से वह कौन सा वेदांग है, वह कौन सा वेदांग है जिसमें वैदिक कालीन मंत्रों के उच्चारण संबंधी तथ्य का वर्णन मिलता है, तो आपको याद रखना होगा शिक्षा, और शिक्षा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, नासिका। अब दूसरा जो शब्द है या दूसरा जो वेदांग जिसे कहा गया कल्प, और कल्प के लिए जिस कार्यों का वर्णन मिलता है, क्योंकि याद रखिएगा कल्प का मतलब क्या है, हाथ, और हाथ का मतलब क्या होता है कि जितने भी याज्ञिक कर्म कांड है, तो कर्म कांड संबंधी जितने भी नियम हैं उन नियमों का वर्णन किस वेदांग में मिलता है, तो याद रखिएगा उसे किस में मिलता है, निरुक्त में मिलता है, कल्प में मिलता है। इसके बाद में अगर देखा जाए कि निरुक्त में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निरुक्त में किसका वर्णन मिलता है, तो याद रखिएगा कि निरुक्त का मतलब क्या है, कान, और हम उन्हीं शब्दों को हम ध्यान से सुनते हैं, जो शब्द क्या होते हैं, बहुत जटिल होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, अर्थात कहा जाता है कि निरुक्त के अंदर जो वैदिक काल के कठिन शब्दों का संकलन, किसका संकलन मिलता है, कठिन शब्दों का संकलन मिलता है। याद रखिएगा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वेदांग का वह भाग है, वेदांग का वह कौन सा भाग है जिसमें वैदिक कालीन कठिन शब्दों का संकलन मिलता है, तो याद रखिएगा किससे मिलता है, याद रखिएगा निरुक्त में मिलता है। छंद की बातें करें तो छंद क्या है, जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ पद होते थे, मंत्रों के जो पद होते थे, उन पद को कहा गया छंद, और इसीलिए इसे कहा गया चतुष्पदी। क्या कहा गया है, इसके लिए चतुष्पदी शब्द का वर्णन मिलता, मतलब कहा जाए छंद के 4 पद होते हैं। छंद में कितने पद होते हैं, तो छंद में 4 पद होते हैं, इसीलिए इसे कहा गया चतुष्पदी कहा गया है। अगला क्या है, व्याकरण। व्याकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो व्याकरण के लिए मुख शब्द का प्रयोग किया गया है, और ऐसी स्थिति में मुख के संदर्भ में कहा जाता है कि व्याकरण में किसका वर्णन मिलेगा, तो याद रखिएगा शब्द मीमांसा का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, शब्द मीमांसा, क्योंकि मुख से हम क्या करते हैं, शब्दों को बोलते हैं, वाक्यों को बोलते हैं, अपनी अभिव्यक्ति, जो हमारे मनोभाव हैं वह मनोभाव हम बोलकर शब्दों के माध्यम से सामने वाले को क्या करते हैं, अभिभूत करते हैं। इसीलिए व्याकरण में शब्द मीमांसा का वर्णन मिलता है, और जिसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो मुख शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम अंतिम वेदांग पर चर्चा करते हैं। अंतिम वेदांग की बातें क्या है, तो अंतिम वेदांग को कहा गया है ज्योतिष, और ज्योतिष को कहा गया है नेत्र। अब आप बताइए कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, आजकल आप लोग देखते हैं
कि सड़क के किनारे अक्सर कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, हस्तरेखा देखने वाले व्यक्ति, हस्तरेखा का मतलब क्या है, देखते हैं, उन्हें क्या होता है कि हस्तकला का बारे क्या कहा जा सकता है कि उनके बारे में जो हाथ पे बनी लकीरें हैं, जो हाथ में बनी लकीरें या चेहरे पर बनी हुई रेखाएं हैं, उन रेखाओं को क्या करते हैं, पढ़ के समझ के आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं को बताने का प्रयास करते हैं। ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं, अर्थात वो क्या करते करते हैं। लेकिन वैदिक काल में ज्योतिष का क्या रोल रहा है, तो याद रखिएगा कि वैदिक काल में ज्योतिष का क्या मतलब था, शुभ मुहूर्त देखना, शुभ मुहूर्त देखना। अब याद रखिएगा कि शुभ मुहूर्त किसके लिए देखा जाता था, तो शुभ मुहूर्त आपको पता है कि इस समय याज्ञिक कार्य होते थे। कैसे कार्य होते थे, याज्ञिक कार्य होते थे, अर्थात यज्ञ कर्म कांड पर आधारित पूरा वेद माना जाता है, पूरा वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है। और यहाँ पर शुभ मुहूर्त देखने का तात्पर्य यहाँ क्या है, याज्ञिक अनुष्ठान के लिए, याज्ञिक अनुष्ठान के लिए। एक मिनट इसे ऊपर लिख देते हैं हम। शुभ मुहूर्त का मतलब क्या है, तो शुभ मुहूर्त का याद रखिएगा कि जितने भी याज्ञिक अनुष्ठान होते थे, जितने भी याज्ञिक अनुष्ठान होते थे, उनकी क्रियाओं को संचालन करने के लिए शुभ मुहूर्त को देखा जाता था। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो ज्योतिष में मिलता है। तो ये आपको याद रखना होगा। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो वेदों के बारे में वेद त्रयी किसे कहा गया है, या निम्नलिखित में से किसे वेद त्रयी की संज्ञा में शामिल नहीं किया जा सकता, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाए तो याद रखिएगा वेद त्रयी की संज्ञा में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा गया। चौथे अर्थात अंतिम वेद जो है अथर्ववेद को हम वेद त्रयी नहीं कहते हैं। जादू टोने से संबंधित वेद की संज्ञा किसे दी गई है, तो जादू टोने से संबंधित जिस वेद की को संज्ञा दी गई है उसका जनक वेद माना जाता है, वो अथर्ववेद को माना गया। याज्ञिक कर्म कांडों पर आधारित कौन सा वेद है, जिसका प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से वह कौन सा वेद है जिसमें याज्ञिक कर्म कांडों का वर्णन मिलता है, तो यजुर्वेद में। और अगर पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है, तो मंत्रों का गायन संबंधी जो शैली है उसका वर्णन किस वेद में मिलता है, तो सामवेद। तो यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वेदांग, इसके बाद हम लोग बात करते हैं शिल्प। यहाँ से केवल एक प्रश्न पूछा जाता है कि शिल्प की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा शिल्प की संख्या 18 और कलाओं की संख्या कितनी है, 64। अब बात करते हैं कलाओं की संख्या में, तो याद रखिएगा यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है। अभी तक जितने भी शिक्षा आयोग बने हैं, चाहे वो ब्रिटिश काल में बने हुए शिक्षा आयोग रहे हों या स्वतंत्रता के बाद जितने भी आयोग बने रहे हैं, किसी भी शिक्षा आयोग ने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की कलाओं का वर्णन नहीं किया है। लेकिन हाल ही में बना एक आयोग है, एक शिक्षा नीति आई थी जिसे कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019। इस 2019 में जो प्रमुख बातें कही गई थी वो 64 कलाओं से संबंधित थी, क्योंकि यहाँ पर कौशल डेवलप करने की बात थी। क्या करने की बात थी, कौशल डेवलप करने की बात। अब यहाँ से एक प्रश्न आपका नवीन प्रश्न पूछा जा सकता है, सुपर टेट के विद्यार्थी इसे ध्यान दीजिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में कि निम्नलिखित में से वह कौन सी समिति या आयोग रहा, निम्नलिखित में से वह कौन सी, प्रश्न नोट कर देते हैं यहां से जो प्रश्न बनने वाला है। निम्न में से वह कौन सा आयोग, समिति, नीति है जिसने वैदिक काल
में प्रचलित कलाओं को शामिल किया है, कलाओं को शामिल किया है। तो याद रखिएगा, अब ऑप्शन जो देगा वो याद रखिएगा ए, बी, सी और डी, 4 विकल्प देगा। इसमें दे सकता है सैडलर आयोग, राधा कृष्णन आयोग, कृष्णन आयोग, शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 1986 और शिक्षा नीति 2019, शिक्षा नीति 2019। ये 4 विकल्प दिए जा सकते हैं या इससे अतिरिक्त कोई और विकल्प भी दिए जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो इस प्रश्न का राइट आंसर है वो आंसर क्या है, नई शिक्षा नीति 2019। यही शिक्षा नीति है जिसने क्या किया, इसने कहा कि व्यक्ति के अगर कौशल को डेवलप करना है तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो 64 कलाएं प्रचलित थी उन 64 कलाओं के माध्यम से हमें क्या करना होगा, मानव को शिक्षित करना होगा, दीक्षित करना होगा, जिससे मानव क्या कर सकता है, अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, मानसिक रूप से संवर्धन हो सकता है, शारीरिक रूप से संवर्धन हो सकता है, भौतिक रूप से संवर्धन हो सकता है। अर्थात कुल मिला के कहा जाए तो व्यक्ति अपने जीवन को एक बेहतर और सही दिशा प्रदान कर सकता है, बेरोजगारी कम हो सकती है, बालकों के अंदर या मानव के अंदर स्वाभिमान की शक्ति का विकास हो सकता है। ऐसी मूलभूत उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 ने 64 कलाओं को अपनी इस पॉलिसी में शामिल किया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी क्या है, प्रासंगिक है। एक क्वेश्चन जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो बीएड या बीटीसी के जो छात्र हैं, उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है या नहीं, इसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। तो याद रखिएगा कि ये क्या है, प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है। क्या है, कलाओं को ध्यान में रखते हुए और ऐसी स्थिति को जो प्रमाणित किया जाए, जो प्रमाणिक साक्ष्य मिलते हैं वह राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2019 में मिलते हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। और फिर हम लोग आज चलते हैं अपने अगले कार्यक्रम में। हेडिंग डालिएगा दोस्तों, अध्ययन विधि या अध्यापन पद्धति क्या रही है उस समय की। तो इसे आप लोग हेडिंग डालिएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा में अध्यापन पद्धति क्या रही है। वैदिक कालीन हेडिंग डालिएगा, वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में अध्यापन शैली ये आपको हेडिंग के तौर पे बना के रखना होगा।
अब देखिएगा अध्यापन शैली की बात, तो याद रखिएगा वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था क्या थी। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो अध्यापन शैली थी वह रटंत आधारित थी। क्या थी? रटंत आधारित थी। अर्थात रटंत आधारित का मतलब क्या हुआ कि इसे रटा जा सकता था, बार बार सुनकर रटा जाता था, मतलब सुनकर याद करना, सुनकर याद करना। क्या किया जाता था? सुनकर याद करना इस समय की प्रमुख अध्यापन शैली मानी जाती थी, क्योंकि गुरु के समीप बैठकर शिष्य क्या करते थे? गुरु के द्वारा दिए गए जो उनके वक्तव्य होते थे, विद्यार्थी उसे ध्यान से सुनते थे। सुनने के बाद में मनन करते थे, चिंतन करते थे, और तत्पश्चात उसे क्या करते थे? बार बार रट कर क्या करते थे? अपने उस तथ्य को अपने स्मरण में लाने का प्रयास करते थे। इसीलिए सुनकर कहा गया क्या कि रटंत आधारित शैली थी। और यहाँ पर जो पढ़ाया जाता था, आपको भी पहले ही बताया गया कि वेदों को पढ़ाया गया, इसीलिए वेद को सुनकर याद किया जाता था, याद किया जाता था, और इसीलिए इसे श्रुति कहा गया। वेद को क्या कहा गया? श्रुति कहा गया। और वैदिक विषय को पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते थे, जो वैदिक विषय पढ़ाने वाले, वैदिक विषय को पढ़ाने वाले, वैदिक विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था। आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। वैदिक कालीन या वैदिक विषय को पढ़ाने वाले, वैदिक विषय को पढ़ाने वाले जो अध्यापक के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया था, जब शिक्षकों का हमने वर्गीकरण किया था तो उसे कहा गया था कि श्रुतिये। क्या कहा गया था? श्रुतिये कहा गया। ये बात आपको याद रखनी होगी। इसके बाद में हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। इस समय क्या थे? पाठ्यक्रमों की अगर हम बात करें, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम, तो याद रखिएगा पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। 4 भागों में पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया था। पहला क्या था? पदक्रम। पदक्रम पहला क्या था? पदक्रम। फिर इसके बाद में दूसरा था पदक्रम कह ले या पदपाठ कह ले, पदपाठ। दूसरा था क्रमपाठ, और तीसरा था पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ, और अंतिम था घनपाठ। ये प्रमुख 4 क्या थे? पाठ्यक्रम माने गए। ये पूरे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, इसे आप लोग क्या करिएगा? नोट करिएगा। और आज हम लोग इस पूरे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को कंप्लीट करते हैं। एक अंतिम बिंदु बचा हुआ है, आप लोग हेडिंग डालिएगा, पाठ्यक्रम की समयावधि। क्या है? पाठ्यक्रम की समयावधि। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मोस्टली पढ़ाया जाता था वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में वेद को, और प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में एक वेद को पढ़ने के लिए कितने समय सीमा निर्धारित की गई थी या कितना समय लगता था। तो याद रखिएगा जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था है, यहां पर ऐसे आप हेडिंग डाल लीजिएगा, समय सीमा। समय सीमा तो एक वेद को पढ़ने के लिए प्रश्न पूछा गया, एक वेद को पढ़ने के लिए एक वेद बराबर कितना समय? तो 12 वर्ष का समय लगता था। क्या लगता था? 12 वर्ष का समय लगता था। अब एक वेद का मतलब, क्योंकि सबसे पहला जो वेद माना गया है, जो सबसे पहला वेद माना गया उसे माना गया क्या? ऋग्वेद। अर्थात ऋग्वेद को यदि कोई भी केवल ऋग्वेद को पढ़ना चाहे तो उसे 12 वर्ष का समय लगता था। कितने वर्ष का समय लगता था? 12 वर्ष का। और 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाले छात्र को कहा गया स्नातक कहा गया। क्या कहा गया? स्नातक कहा गया। याद रखिएगा यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि एक वेद को पढ़ने के लिए कितने वर्ष की समय सीमा है। तो याद रखिएगा
समय सीमा कितना है 12 वर्ष। और 12 वर्ष अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया, जैसे आज आप लोग क्या है 3 वर्ष बीए करते हैं, तो बीए क्या करते हैं 3 वर्ष करते हैं ना, तो हम कहते हैं हम लोग क्या है स्नातक पास हैं। 2 वर्ष और आगे बढ़ा दिए तो 3 2 5, और इस तरह हम लोग कहते हैं कि परा स्नातक है, मतलब हम मास्टर डिग्री ले लिए हैं। उसी तरह से क्या है कि एक वेद को अगर पढ़ना है तो उसे 12 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था, और समय सीमा 12 वर्ष के साथ साथ जिस शब्द का प्रयोग किया गया उस विद्यार्थी के लिए तो कहा गया स्नातक। अब हम दूसरे वेद की बात करते हैं। अगर किसी को 2 वेद पढ़ना हो, क्योंकि 4 वेद हैं, 2 वेद तो 12, एक वेद के लिए 12 तो दूसरे के लिए 24 वर्ष। 24 वर्ष। अब यहां कहा गया कि अगर 2 वेद पढ़ ले रहा है तो ऋग्वेद प्लस सामवेद को पढ़ेगा तो समय सीमा कितनी होगी 24 वर्ष। और 24 वर्ष अगर कोई अध्ययन करता है, कोई विद्यार्थी 2 वेदों का अध्ययन करता है तो उसे कहा गया है क्या रुद्र कहा गया। क्या जिस शब्द का देखिए यहां से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। स्नातक किसे कहा जाता था, तो वैदिक काल में 12 वर्ष शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी को स्नातक कहा गया, 24 वर्ष शिक्षा ग्रहण करने वाले को रुद्र कहा गया। और यह 2 वेद का जानकार होता था। क्या कितने वेद का जानकार होता था, 2 वेद का जानकार होता था। इसके बाद में अगर हम 3 वेद की बात कर ले तो 12-12 समय, मतलब यहां पर कितने वर्ष लगेगा समय 36 वर्ष। और अगर यहां पर एक और वेद को जोड़ लिया जाए ऋग्वेद सामवेद प्लस यजुर्वेद, तो याद रखिएगा यजुर्वेद अर्थात अब ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद तीनों वेदों का जो जानकार विद्यार्थी होगा उसके लिए समय सीमा कितना लगेगा, वो 36 वर्ष का समय सीमा लगेगा। और 36 वर्ष यदि कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन करता है, उस विद्यार्थी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उस शब्द को कहा गया है वसु। क्या कहा गया है, वसु कहा गया है। और अगर हम चारों वेद की बात करें, अर्थात जो चौथा वेद है, ठीक है, 4 वेद का जानकार, 4 वेद को पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता था, 4 वेद को पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता था, उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो 4 वेद बराबर 48 वर्ष। क्या था 48 वर्ष। और यहां पर अगर हम देख लें ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद प्लस अगर हम कर ले कौन सा वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, ये क्या थे, चारों वेद हो गए। समय सीमा 48 वर्ष, क्योंकि अगर 12 × 4 = क्या होगा 48 ईयर्स, अर्थात 48 साल। 4 वेद है, एक वेद को पढ़ने के लिए 12 वर्ष, इस तरह से चारों वेद को पढ़ने के लिए कितना समय सीमा 48 वर्ष। और यदि कोई भी वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था में 48 वर्ष तक पढ़ता था नियमित रूप से, तो उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया उस शब्द का क्या नाम था, आदित्य कहा गया। क्या कहा गया, आदित्य कहा गया। 48 वर्ष शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया आदित्य कहा गया। 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले को स्नातक, 24 वर्ष शिक्षा ग्रहण करने वाले को रुद्र, 36 वर्ष शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहा गया, वसु कहा गया। एक और नोट करके बिंदु लिखिएगा, उस समय अर्थशास्त्र, यदि किसी विद्यार्थी को अर्थशास्त्र के साथ साथ या अर्थशास्त्र या कहा जाए साहित्य, जो वैदिक साहित्य था, यदि इसका अध्ययन करना होता था तो उसके लिए 10 वर्ष अतिरिक्त लगते थे। क्या लगते थे, 10 वर्ष उसके लिए अतिरिक्त समय देना होता था। तो याद रखिएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में अर्थशास्त्र या साहित्य को पढ़ने के लिए कितना वर्ष का समय लगा, तो 10 वर्ष का लगता था। और अगर वेदों का अध्ययन करना होता था तो 12-12 वर्ष लगते थे। और इस तरह से कहा गया कि 48 वर्ष में कंप्लीट एक व्यक्ति चारों वेद को पढ़ सकता था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरा वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था सुपर टेट के दृष्टिकोण से जितने भी हमारे वनडे एग्जाम में वैदिक काल से संबंधित जो प्रमुख बातें रही हैं वो आपको समझ में आया होगा। जितने भी पुराने वीडियो बने हैं क्लास के, वो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो भी विद्यार्थी को क्लास नहीं ले पाए वो वहाँ से अपनी सारी क्लास लेकर अपने क्लास को यथावत रख सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग फिर मुलाकात होगी अगले समय। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।